Hello and welcome, Jai Bhim. My name is Hemant Das and I'm a senior research associate at South Asia Research Institute for Minorities. आज मेरा इंटरव्यू एक बड़े ही दिग्गज पर्सनालिटी और एक इंटेलेक्चुअल के साथ है जिनका नाम अशोक दास है। अशोक दास जी दलित दस्तक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके फाउंडर हैं। उन्होंने पिछली 17 साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है जिनमें नाम आते हैं लोकमत एंड अमर उजाला और भी मकबूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने 2010 और 2015 तक 5 साल तक पॉलिटिकल कोरेस्पोंडेंट के तौर पे भी काम किया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और इंडियन पार्लियामेंट को भी कवर करते आए हुए हैं। अशोक जी ने दलित दस्तक को 2012 में बहुजन इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप के साथ शुरू किया है। दलित दस्तक एक मंथली मैगजीन, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अशोक जी एक पब्लिकेशन का नाम है दास पब्लिकेशन के फाउंडर और पब्लिशर भी हैं। उन्होंने पिछले 17 साल की उनकी उनकी जो जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस को भी एज अ पार्टिसिपेंट उन्होंने एज अ स्पीकर उन्होंने पार्ट लिया था जिसका नाम था कास्ट एंड मीडिया। उन्होंने उस पे बहुत ही अच्छा और उम्दा तरीके से बोला है। और दूसरी इंडिया की एक प्रेस्टिजियस आउटलुक मैगजीन है जिसमें अंबेडकर जयंती पर 15 दलित रीमेकिंग इंडिया में उनका नाम भी शामिल है। अशोक जी ने है 15 दलित 50 भोजन नायक एक मुलाकात दिग्गजों के साथ और दूसरे भोजन कैलेंडर बुक्स के ऑथर भी हैं वो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज मेरे साथ उनका इंटरव्यू है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा मेरे फर्स्ट क्वेश्चन से जो है, क्या आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं जो बिहार के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ। 17 साल का आपका जर्नलिस्ट का एक्सपीरियंस भी है। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपने बहुत ही जानी मानी मीडिया आउटलेट्स में भी काम किया है। तो आप अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। 2006 से मैंने शुरुआत की थी और आपने सही कहा, छोटे से एक जगह है बिहार में गोपालगंज में। तो जब मैं शुरू हुई थी, मैं बुद्ध भूमि कहता हूँ उसे, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ 230 में बुद्ध से जुड़े चारों इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो हैं। तो आम आम स्टूडेंट्स की तरह, आम लड़कों की तरह, युवाओं की तरह मैंने भी अपना ग्रेजुएशन वहीं से किया। फिर उसके बाद जब अमूमन होता है क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ग्रेजुएशन के बाद सोचना हम शुरू करते हैं कि अपना करना क्या है। फिर तब ऐसे करके फिर पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक था। तो ये पता नहीं था कि जर्नलिज्म क्या होता है, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक था तो इंसिडेंटली जर्नलिज्म के बारे में पता चला और फिर मुझे लगा कि हाँ, ये फील्ड है जो मुझे सूट करता है और जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। और मैं कभी 10 to 5 जॉब नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं इसमें आगे बढ़ूँ, इसमें मुझे मौका मिले। तो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस एग्जाम दिया। पहले साल नहीं हुआ, रिटेन में हुआ। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिटेन देने के बाद और इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद और जब एक पहली बार देखा कि कोई इंस्टीट्यूशन होता कैसा है, आईएमसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, साफ सुथरी अच्छी थी, तो एक लालच हुआ कि नहीं, कितनी अच्छी जगह है, मुझे यहाँ आना चाहिए। और एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, रिटेन आ गया, इंटरव्यू तक में पहुंचा, तो थोड़ी सी मेहनत करूँ तो आगे भी हो सकता है। तो फिर मैंने उसी यकीन के साथ फिर कोशिश की और नेक्स्ट ईयर 2005-06 बैच में हिंदी जर्नलिज्म में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वहां से बात आगे बढ़नी शुरू हुई, ये पता चला कि चलो ठीक है, जर्नलिज्म करना। लेकिन उसके बावजूद भी एक कहीं ना कहीं मन के कोने में था कि वैसे लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट यही था कि भाई गरीबों के लिए काम करो, जिनको हक नहीं मिला उनके लिए काम करो। ये चीजें दिमाग में चलती थी। तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पीक आना था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी आगे बढ़ रही थी, तेजी से वो दौर था। लेकिन मैंने प्रिंट को चुना, मैंने प्रिंट में काम किया और
आम जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, जॉब लेके काम करना शुरू किया। अमर उजाला में काम किया, लोकमत से मैंने शुरुआत की थी, अमर उजाला में काम किया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कवर करता था, 2 साल मैंने किया। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कवर करने के दौरान एक एक्टिविज्म जो था मन के अंदर, कहीं ना कहीं, कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलो, बातें करो, तो ये एक्टिविज्म निकल के आया। 2008 की बात है, महाराष्ट्र में रेलवे का एग्जाम, और तब एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की एक पार्टी जो राज ठाकरे लीड करते हैं, वो बननी शुरू हुई थी। और चूंकि उन लोगों की बात यही थी कि भाई नॉर्थ इंडियन को भगाओ, और खुद को पॉपुलर करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो मैं एक दिन जॉब करके आया तो मैंने टीवी देखा, तो टीवी में ये चल रहा था कि किस तरह बिहार के लोग मारे जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो एक पेन हुआ, मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और एज ए जर्नलिस्ट हम कर क्या सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर लगा कि नहीं, एक्टिविज्म, तो फिर मैंने उसके अगेंस्ट में मैंने जॉब क्विट किया। मैं बेसिकली मैंने छुट्टी मांगी कि मुझे लीव चाहिए, कि मुझे इसके अगेंस्ट में मुझे काम करना है, मुझे इसको प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि ये गलत हो रहा है। तो मुझसे कहा गया, मुझे एडिटर ने कहा कि नहीं, ये तो एक्टिविज्म हो गया, अब तो एक्टिविज्म करना है तो जर्नलिज्म छोड़ दीजिए। मैंने कहा ओके, नहीं वरी। तो फिर मैंने जॉब छोड़ा, और फिर मैंने तकरीबन 4 लड़कों के साथ मिलके, मेरे साथ अलीगढ़ के लड़के थे, अलग अलग कॉलेजेस के, उनके साथ मिलकर मैंने देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक साइनिंग कैंपेन चला। साइनिंग कैंपेन तब मुझे लगता है 26 साल उम्र रही होगी मेरी। साइनिंग कैंपेन मैंने चलाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू करके, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, BU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों पे, JNU जाके। और फिर हमने सारे लड़कों को जिस जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे कॉल किया सबको कि आप दिल्ली आओ इसका प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की बात थी, तो नॉर्थ इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज में गया था। तो फिर एक 500 लड़के तकरीबन दिल्ली आए मेरे कॉल पे, फिर हमने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, और वहां अपना मेमोरेंडम दिया कि भाई इसको बैन किया जाए, है ना। तो बेसिकली उससे होता कुछ नहीं है, हुआ भी कुछ नहीं, लेकिन जो एक एक्टिविज्म था अंदर, एक गुस्सा था गलत के खिलाफ, वो निकला। तो पहला एक्टिविज्म था मेरा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी थी। तो दिल्ली आया तो फिर मैंने महाराष्ट्र मीडिया, एक मीडिया की वेबसाइट है, वहाँ काम किया। तो मीडिया के तमाम, बेसिकली वो मीडिया के ऊपर काम करती है, मीडिया की खबरें देती है। तो तमाम जो बड़े बड़े एडिटर्स थे अलग अलग ग्रुप्स के, उनसे बातचीत हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया, लाइक प्रभास जोशी का मैंने इंटरव्यू किया, राम बहादुर राय का इंटरव्यू किया, चितरंजन मिश्र का इंटरव्यू किया। ये तमाम वो नाम हैं जो दिग्गज नाम थे हिंदी जर्नलिज्म के, भारत के। तो उनका इंटरव्यू किया। तो एक थोड़ा सा फिर एक एडिटर्स के साथ थोड़ा सा एक मेरा उठना बैठना शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। तो इसी बीच से मैंने एक देशोन्नति के एडिटर से प्रकाश गोरे, जिनका मैंने इंटरव्यू किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम करते हो, मैंने आपका काम देखा है। और यशवंत सिंह जो भास्कर मीडिया के एडिटर थे, उन्होंने थोड़ी सिफारिश भी की। तो फिर मैं दिल्ली उनका देशमंत्री का ब्यूरो चीफ बना, और फिर मैंने पार्लियामेंट कवर किया 5 साल। तो नेशनल पॉलिटिक्स को करीब से देखा, पार्लियामेंट को करीब से देखा, और इस तरीके से ये मेरी जर्नी रही। और इसी बीच में मुझे एक चीज पता थी अलीगढ़ से ही, कि मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसकी खबरें जिस तरीके से आनी चाहिए वो आने का। तो एक वो बार बार मैं वॉच करता था, तो वो मन में था कि ये आती नहीं है। तो मैंने जॉब करते ही एक वेबसाइट शुरू की। तो लोग पढ़ने लगे उसको, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं जब छोटी छोटी खबरें होती थी उसको निकाल के उसकी डिटेल देता था। जो खबरें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कहीं वेबसाइट में छपी है, कहीं अखबार में 2 लाइन 4 लाइन में छपी है, उनको अपने तरीके से प्रेजेंट करता था। तो लोगों को के बीच में काफी पॉपुलर हुई वेबसाइट। उसके बाद फिर मैंने जब पता चला जहाँ मैं काम करता था कि ओके आप दलित एक्टिविज्म के लिए काम कर रहे थे मीडिया, तो फिर वहां से भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और फिर मैंने फुल फ्लैज दलित दस्तक मैगजीन शुरू कर दी 2012 में। कुछ लोगों की टीम थी, हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था, और तब से ये सफर चल रहा है। तो दलित दस्तक मैगजीन के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। वेबसाइट है अपनी उसी नाम से, यूट्यूब है, आपने बताया 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके। ऐप है इसी नाम से, और दास पब्लिकेशन के नाम से किताबें हैं, 15 किताबें हैं जो हमने पब्लिश की है, और 5 किताबें हैं जिसको मैंने एडिट किया है। उसमें से एक किताब लिखी है मैंने। सही बोला आपने। जिस तरह आपने अभी बोला कि जो दलित की न्यूज या भोजन की न्यूज होती है वो उस तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं की जाती है इंडिया में, वो सच बात है। क्योंकि आए दिन इतने केसेस होते हैं, रेप के होते हैं या लिंचिंग के होते हैं,
उनको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता है। आपका प्रोजेक्ट दलित दस्तक आपके लिए खास अहमियत रखता है, क्या आप इसके ओरिजिन और ऑब्जेक्टिव के बारे में बता सकते हैं? ये प्रोजेक्ट दलित और भोजन के मसाइल को ग्लोबल लेवल पे रेज करने में किस हद तक कामयाब हुआ है, और दीगर मीडिया आउटलेट्स में हुए इंटरनेशनल कवरेज से क्या किस तरह इसका इम्पैक्ट हुआ है? इम्पैक्ट, एक्चुअली इम्पैक्ट की जब बात होती है तो वो कोई भी इंसान अपने काम को खुद जज नहीं कर सकता, हम सिर्फ काम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से DW ने हमें रिकॉग्नाइज किया, या फिर जापान की मीडिया ने रिकॉग्नाइज किया, या फिर इंडियन मीडिया ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिकॉग्नाइज किया, और ये न्यूज 18 ने रिकॉग्नाइज किया, तमाम तमाम जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेरे कोट्स लिए, तो निश्चित तौर पे एक एक पहचान मिली, भारत से लेके बाहर तक तमाम देशों में भी पहचान मिली। तो वो हुआ है, और ये मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई महान काम किया। मैंने वो काम किया जो जो मीडिया एग्जिस्ट कर रही थी शुरू से, उसको करना चाहिए था, लेकिन उसने छोड़ा। मैंने उन छोड़ी हुई चीजों को करना शुरू किया, और वो छोड़ी हुई चीजें भी इतनी अहम थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसको भी लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। ठीक है। और वो खबरें, वो उस तरीके से सोचना, वो जब घटनाएं होती हैं तो सिंपल वन लाइनर आ जाती है कि उसने इसको पीटा, या फिर ये ऐसा हुआ, इधर स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन वन लाइनर के पीछे की स्टोरी क्या है, हमने वो देना शुरू किया, और वो चीजें लोगों को पसंद आई कि हाँ, इस घटना के पीछे की जो बात है वो जब हम बताने लगे हैं, तो ऐसी और दलित दस्तक बिल्कुल शुरुआती, अब अभी तो तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो दलित दस्तक बिल्कुल शुरुआती दौर में हमने काम करना शुरू किया था। और यही वजह रही कि हाँ, भारत के बाहर भी जो इस कम्युनिटी के लोग थे, जो मार्जिनाइज कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और जैसे यूएसए में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, उसने रिकॉग्नाइज किया, आना ने रिकॉग्नाइज किया, बॉस्टन स्टडी ग्रुप ने रिकॉग्नाइज किया, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया, और फिर काम को सराहा। और सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया और अलग अलग देशों की मीडिया ने भी उस काम को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, ये काम आप जो कर रहे हो ये ठीक कर रहे हैं, तो उससे एक बल तो मिलता है। 2020 में आपने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस कास्ट और मीडिया पे आपकी पार्टिसिपेशन एक बड़ी कामयाबी है। क्या आप वहाँ डिस्कस कई गई पॉइंट्स के मुतालिक बता सकते हैं? आपके नजदीक इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की जाने वाली बातें कितनी अहमियत रखती है, और कैसे आप इंडिया में कास्ट और मीडिया के ताल्लुकात की तब्दील होने को देखते हैं? हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के 2020 में, कोविड के ठीक पहले ये हुआ था। और तब मॉडरेट किया था सूरज एंगरे ने, जो कि एक इंटरनेशनल स्कॉलर हैं आज के वक्त में हार्वर्ड से। और उसमें पैनलिस्ट में मैं था, दिलीप मंडल थे जो इंडिया टुडे के फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर हैं, यशिका दत्त थी जिन्होंने कास्ट के ऊपर एक किताब लिखी है, और एक ध्रुव ज्योति थे जो हिंदुस्तान टाइम्स में हैं। तो हम चारों का पैनल था। मैंने ये कहा, मेरा जो देखने का तरीका है वो दूसरे तरीके से। एक तो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है दलित का, मार्जिनलाइज का मीडिया में, तो वो तो एक आंकड़े हैं जो सबके सामने है, सब कोई जानता है कि नहीं है। ठीक है। मेरा जो जोर था वो ये था कि जिस तरीके से शब्द, जिस तरीके से वर्ड्स सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया यूज करती है, मुझे उस पे नाराजगी है। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहती है, जब भी कोई एट्रोसिटी की घटना होती है तो वो हमेशा बताती है कि दलित के साथ ये हुआ, ट्राइबल के साथ ये हुआ। लेकिन जब हमारा अचीवमेंट होता है, लाइक जब मैरी कॉम ओलंपिक में मेडल लेके आती हैं, या फिर सीमा दास मेडल लेके आती हैं, तब उनकी जाति का जिक्र नहीं होता। तो मैंने ये कहा कि जब हमारे साथ गलत होता है, जब रेप विक्टिम होती हैं लड़कियां, तो दलित की बेटी कहा जाता है कि दलित का रेप। लेकिन जैसे ही वो कोई अचीवमेंट करती हैं तो कहा जाता है कि भारत की बेटी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है मीडिया का, वो उसके ऊपर मैंने ध्यान खींचा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो एट्रोसिटिक घटनाओं के साथ हमारी पहचान जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों में एक लोग डिस्करेज होते हैं, डरते हैं, है ना। लेकिन जब अचीवमेंट की बात आती है,
जब अचीवमेंट के साथ पहचान जुड़ती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये हमारे व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता, हमारे व्यक्ति ने बड़ा अचीव किया, फिर लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडियन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी अचीवमेंट को कास्ट से जोड़ के नहीं देखता, है ना। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरी चीज ये है कि एक जो दबंग शब्द है, वो लाइक वो रॉबिन हुड की तरह उसको लोग देखते हैं सोसाइटी में। लेकिन जब कोई दलित रेप की जाती है या फिर किसी बच्चे का हाथ काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, मारपीटाई की जाती है, तो कहा जाता है कि दबंगों ने दलितों को पीटा। तो दबंग जब एक रॉबिन हुड शब्द है लोगों की नजरों में, एक पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। तो मैंने ये कहा कि दबंग क्यों लिखा जाता है, और इस बात को मैंने वहां भी कहा, हार्वर्ड में भी। हार्वर्ड से आने के बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी भारतीय मीडिया की, जिसमें देश भर के जर्नलिस्ट थे। मैंने वहां भी ये सवाल उठाया, जिसमें बड़े बड़े से जर्नलिस्ट, ये उसको दबंग क्यों लिखते हो आप, उसको गुंडे क्यों नहीं लिखा जाए, आप उनको कास्टिस्ट गुंडे कहिए ना, दबंग लिखने की क्या जरूरत है। और जो आदमी इस तरीके की घटनाएं करता है, आ, जो 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 करता है, उसकी पहचान क्यों नहीं उजागर होती, उसकी जाति क्यों नहीं उजागर होती, ये भी तो पता चले कि करने वाले लोग कौन है। तो ये दो तीन बेसिक पॉइंट थे, उस पर मैंने अपनी बात रखी। जैसे 50 दलित्स रीमेकिंग इंडिया की लिस्ट में आपका नाम है, वो बेशक एक बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। आप अपने काम को इंडिया की रीमेकिंग और माइनॉरिटी के हकों को बेहतर बनाने में किस तरह से इस चीज को करते हैं? अब मैं चाहता हूँ, अभी मैं गया था, अभी धर्मशाला गया था मैं पिछले 2 दिन, आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो पिछले 2 दिन में धर्मशाला में था। वहाँ एक मूवी रिलीज हुई धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, डॉक्टर अम्बेडकर देन एंड नाउ, नाउ एंड देन, ऐसे करके ज्योति निशा ने इसको डायरेक्ट किया है इस मूवी को। और उसकी प्रोड्यूसर भी ज्योति है और को प्रोड्यूसर पारंजीत हैं, जो कि जाने माने हैं। उसमें जो दलित को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वो उनको विक्टिम नहीं बताया गया है। उनको ये बताया गया है कि वो दलित के साथ गलत होता है, लेकिन वो किस तरीके से लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चुप नहीं बैठ रहे हैं। इस मूवी में वो दिखाया गया, मतलब उनकी जो सिर्फ पॉजिटिविटी, उनकी जो पावर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो भी दिखाई गई है। मैं जो काम करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मैं जिस तरीके से समाज के बारे में देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इस समाज की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी लोगों के सामने। जैसे मैं कनाडा में था, मैं यूएस में था, मैंने तमाम पॉजिटिव स्टोरी की, लोगों के अचीवमेंट्स को शेयर किए, लड़कियों के अचीवमेंट्स को शेयर किए कि किस तरीके से लड़कियां यूएस जा रही हैं, अकेले रह रही हैं, उन्होंने अचीव किया है। तो जब आप अचीवमेंट बताते हैं तो सोसाइटी में लोगों को, जो न्यू जनरेशन है, वो कॉन्फिडेंट होती है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि देखिए, जो जो अत्याचार होते हैं वो तो हर 18 मिनट पे हो रहे हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा कहते हैं, वो रोकना सरकार का काम है कि इस पे किस तरीके से अंकुश किया जाए। हम भी लगातार इसकी बात करने लगे हैं, वो करनी जरूरी है। जब बड़ी घटनाएं हैं तो उसको उठाना जरूरी है, उसके उसके न्याय के लिए आवाज उठानी जरूरी है। जैसे रोहित चंद्र का इशू हुआ, पायल तडवी का इशू हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको भी बतानी जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, सोसाइटी डिप्रेस हो जाती, डिप्रेशन में चली जाती है। तो उनको अचीवमेंट भी बताने जरूरी है। तो मैं सोसाइटी की पॉजिटिव चीजें भी दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दलित दस्तक नाम रखा, लोगों ने कहा कि दलित दस्तक क्यों रख रहे हैं, है ना, कई लोगों का अपोज था। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता था कि दलित दस्तक नाम रख के भी हम बेहतर काम कर सकते हैं। लोग कहें कि अच्छा ये काम किसने किया, तो दलित दस्तक ने किया। आइडेंटिफाई हो कि हाँ ठीक है, जो कहते हैं कि दलित और ट्राइबल वो नहीं होते हैं, मतलब उनके पास क्या कहते हैं, वो लायक नहीं होते। मैं ये बताना चाहता था कि नहीं, हम देखो कितना बेहतर काम करके दिखा। तो मैं अपनी अच्छाइयों को भी बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि जो समाज में जो दूसरी कम्युनिटी जो जो अत्याचार करती है मार्जिनलाइज पे, उनको भी ये बताना जरूरी है, उनको भी एजुकेट करना जरूरी है कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। सिर्फ उनको हम ह्यूमिलेट करें, गालियां दे कि तुमने ये किया वो, तो इससे काम नहीं चलेगा। उनको बताना ही पड़ेगा कि तुमने जो किया, आपकी आपकी सोसाइटी की जिन लोगों ने किया वो गलत किया, वो ह्यूमैनिटी नहीं है ना। तो उस पे अगर उनको एजुकेट किया जाएगा तो दोनों तरफ से बात बनेगी। तो क्योंकि एक दूसरे से लड़के लड़ाई जीती नहीं जाती, एक दूसरे को समझा के मिलकर लड़ाई जीती जा सकती है, क्योंकि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है और सोसाइटी को मिलकर सॉल्व करनी है।
अ, सही बोला आपने। जिस तरह आपने बोला कि चीजों को बैलेंस करना होता है, जहाँ पे बुरी बातें भी बतानी होती है वहां पे अच्छी बातें भी बतानी होती है। आपकी लिखी हुई किताबें जैसे 15 भोजन नायक, एक मुलाकात दिग्गजों के साथ और भोजन कैलेंडर ए मैसेज रखती हैं। क्या आप अपने लिखने के पीछे की मोटिवेशन को समझा सकते हैं, और कैसे ये किताबें दलित और भोजन के मसाइल को डिस्कस करने में हिस्सा लेती हैं? बेसिकली ये बुक नहीं है, इसको मैं बुक नहीं मानता, क्योंकि बुक एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने क्या किया कि कुछ चीजों को कंपाइल किया जिसके बारे में लोगों का जानना जरूरी है। जैसे मैंने 50 बहुजन नायक, मैंने और पूजा राय हैं, उन दोनों ने मिलकर लिखी थी, जो हमारी, हम लोग साथ काम करते हैं, हमारी टीम के हिस्से हैं। तो इसका मकसद ये था कि हमारे हीरो कौन है, क्योंकि जब हम हीरो के बारे में बताते हैं तो लोगों को जब हीरो मिलता है तो फिर लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। तो हमने बताया कि इस सोसाइटी में भी नायक हैं। नायक सिर्फ नेहरू, गांधी, बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद नहीं है। नायक जो नायकों की बात होती है तो उसमें शाहू महाराज का नाम भी बहुत ऊपर आता है, ज्योतिबा फुले का भी नाम ऊपर आता है, सावित्रीबाई फुले का भी नाम ऊपर आता है। बाबा साहब तो हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, इसके अलावा पेरियार हो गए, ललित सिंह यादव हो गए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो गए, है ना। और तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिए जाने चाहिए। तो हमने उन हीरोज को, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर हो गए, है ना, उन हीरोज को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने इस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, मार्जिनाइज कम्युनिटी को, बहुजन समाज को, और इन्होंने बड़ा अचीव किया, सोसाइटी को दिया, है ना, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को दिया, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया, है ना। जैसे जब ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, तो इनका जो काम है, अगर वो अगर वो अपर कास्ट होते हैं तो उन्हें अब तक भारत रत्न मिल चुका होता है ना। लेकिन वो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं कि उनके काम को गिना नहीं जाता, ये बहुत दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोगों को हमने लोगों के सामने रखा और ये किताब बहुत ज्यादा पसंद की गई। और ये किताब आप समझ जाओ कि तकरीबन इसके 6 एडिशन निकाल चुके हैं। इसके अलावा था बहुजन कैलेंडर, इस ये भी एक कंपाइल की हुई चीज थी, क्योंकि जब तारीखों की बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब जो तारीख है, कैलेंडर जो है, वो सिर्फ तारीख नहीं बताती, इतिहास भी बताती। हर तारीख में कुछ ना कुछ हिस्ट्री छिपी हुई है, जो बहुजन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, उसकी कहानी कहती है। तो किस डेट में क्या इस सोसाइटी के लिए खास रहा, ऐसे हुल विद्रोह कहा जाता है ना। तो वो सब चीजें हम लोग लेके आए, वो कंपाइल किया हमने कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं, किस डेट्स में क्या क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट, जैसे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने पहला स्कूल कब खोला लड़की के लिए, एक इम्पोर्टेंट तारीख। इस तरह की चीजें हम लोग लेके आए। एक मुलाकात दिग्गजों के साथ जो है वो निश्चित तौर पे एक मैंने जो इंटरव्यू किया था उसका कंपाइल है। 50 बहुजन स्थल है उसमें, जैसे मैंने 50 बहुजन नायक बताया वैसे मैंने 50 बहुजन स्थल भी बताया। तो ये चीज है, इस तरीके से हमने काम करने की कोशिश की है। और फिलहाल कंपाइल ही किया है, राष्ट्रीय माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, जो प्रोफेसर विजय कुमार जैनी थे, उन्होंने और हमने दोनों ने मिलकर एडिट किया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट स्टोरीज है, जिससे बाबा साहब को के जैसे 500 पेज की किताबें कोई जल्दी नहीं पढ़ता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उनके काम है उनको हम छोटे छोटे आर्टिकल में दिखाना तो काफी बड़ा मैसेज क्रिएट करते हैं। पर्सनल कांशी राम है। तो इस तरीके से चीजें बहुत इम्पैक्टफुल रही हैं और लोगों को काफी पसंद आई। अभी अमेरिका मार्लिन में बाबा साहब अम्बेडकर का एक पहला स्टेचू की बुनियाद रखी गई है। वो एक बड़ी ही अहमियत रखता है अपने आप में ही। क्या इस इनिशिएटिव से ये जाहिर होता है कि बी आर अम्बेडकर की एफर्ट्स को इंडिया के हदों से बाहर ही सराहा जा रहा है? हाँ, बेसिकली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं तो इसे नेशनलाइज तक सीमित नहीं है, जैसे आपने एक्सेस की और ट्रेवल्स की बात की। बेसिकली उन्होंने जो काम किया उसका फायदा भारत के हर एक आदमी को, है ना। जैसे 8 घंटे काम काम के 8 घंटे करना, उसका फायदा देश के हर आदमी को मिला। मैटरनिटी लीव, इसका फायदा समाज की हर महिलाओं को मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उन्होंने एक उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उससे बना, उसका लाभ भारत का हर एक व्यक्ति ले रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जरिए हर किसी को अहमियत मिली है, हर किसी को उनका हक मिला है। तो वो तो सबके लिए रहा, अनकाउंटेबल है, ऑल ओवर इंडियंस के लिए, कोई माने या ना माने।
अभी इसके भी ऊपर जंग चल रही है कि हाँ लोग मानते नहीं है और कि नहीं मानते, उनकी अहमियत को नहीं मानते, है ना? उनको नहीं पता कि मैटरनिटी लीव किसने दिया, उनको नहीं पता कि हाँ वो बच्चों को गोद जो ले सकती हैं वो उनको हक बाबा साहब अम्बेडकर ले सकती हैं, अब पता नहीं है। और ये पता हो, ये बताना सबसे जो पहला काम है, वो जो अम्बेडकराइट हैं, जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं, उनका पहला दायित्व तो सरकार का था। लेकिन सरकारें किस तरीके से बायस रही हैं भारत की, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट, वो साफ, वो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। लाइक कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल की सरकार हो, कोई भी रही है, हर गवर्नमेंट दावा से डॉक्टर अम्बेडकर के लिए बायस रही है, उनकी अहमियत को कम कर। दूसरी चीज, क्योंकि ऐसे में जो उनकी सोसाइटी को आगे बढ़ के बताना पड़ा कि उन्होंने क्या क्या किया। और देखिए जिस तरीके से जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी के, जो बहुजन समाज के लोगों ने काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, इसी का नतीजा है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। अप्रैल महीने में वाशिंगटन में 1 महीने का अम्बेडकर माह घोषित किया जाता है, कनाडा में मनाया जाता है, अलग अलग शहरों में, मतलब गवर्नमेंट लेवल। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लोग लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हैं और उन्होंने इस चीज को लगातार कहा है, उनके योगदान को बताया है। तो जिस तरीके से वाशिंगटन डीसी के पास जो मेरीलैंड है वहां पे स्टैच्यू बना है, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है, एक बड़ा मैसेज देता है। और कहीं ना कहीं एक जो मेट्राइट कम्युनिटी है उसके पावर को भी बता रहा है कि हाँ ये कितनी पावरफुल है, ये कम्युनिटी किस तरीके से ये काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा अचीवमेंट है, इसका एक मैसेज जो है, और इसका मैसेज है दुनिया भर में जाएगा, दुनिया भर के मेट्राइट में। तो ये चीज होगी। सेकंड चीज की, इसके पीछे जो हाथ है वो बेसिकली अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका है। लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि इसको जो तमाम लोग हैं अमेरिका के तमाम अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बॉस्टन स्टडी ग्रुप है, उसने भी काफी सपोर्ट किया। AIM है, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, उसने भी सपोर्ट किया। आना ने भी सपोर्ट किया। तो जितने भी अम्बेडकराइट ग्रुप्स हैं अमेरिका के, कनाडा के, सब लोगों ने एक साथ आके, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मिलियंस खर्च होने हैं, तो ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बूते की बात नहीं थी। लेकिन अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लीड लिया और उसके साथ तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग जुड़े। और ऐतिहासिक दिन था, 14 अक्टूबर को मैं वहां पे था, बारिश हो रही थी बहुत तेज, लेकिन लोगों का जो उत्साह था बिल्कुल चरम पे था अपने। और पहली बार भारत के बाहर दुनिया के किसी हिस्से में इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी जो मैं ट्राई कम्युनिटी थी, 500 के तकरीबन लोग आए, तकरीबन 100 फैमिलीज थी वहां पे। एक बहुत बड़ी बात, कितने बिजी लोग रहते हैं और अलग अलग प्रोविंस से, स्टेट से लोग आए, एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो अपने आप में ऐतिहासिक घटना, और इसका मैसेज बहुत दूर तक जाना है। एक बार डुवर्ने जैसे अभी आई वहां पे, जिन्होंने जिन्होंने ओरिजिन नाम की फिल्म बनाई, वो वहां आके होके गई डुवर्ने। हम जानना चाहेंगे कि अभी आपकी रिसेंट मीटिंग दलित दीवा यानी थैन मोजी के साथ हुई है, जिन्होंने एक बहुत अच्छा बुक भी लिखा है, द ट्रॉमा ऑफ कास्ट। क्या आप कुछ बता सकते हैं उस मुलाकात का रीजन? कोई नए प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव था, और इज देयर समथिंग बिग कमिंग अप? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं वहाँ बॉस्टन में, जो मैसेच्यूसेट्स में है, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी। मैं यूनिवर्सिटी का नाम अभी मिस कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे तमाम लोग आए हुए थे और वो भी आई हुई थी। तो उनका सेशन था, फिर हमारी बात हुई थी कि हम लोग फिर सोशल मीडिया एक दूसरे को जानते थे, और मैं उनके काम को देखता था, वो मेरे काम को देखती थी। तो हमारी बातचीत हुई, ऐसी फोर गिरफ्ती के बारे में बातचीत हुई। उसको लेके मैंने पूछा कि क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, क्यों, मतलब सबको लग रहा था कि ये चीज होने वाली है, दोनों जगह से पास हो गई थी, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस पे साइन नहीं किया। तो वो उन्होंने बताया कि मतलब वहाँ भी एक तरीके से जो मार्जिनाइज सेक्शन के लोग हैं उनको दरकिनार करके रखा गया। जो गवर्नर है लगातार वो एक खास ग्रुप से मिलते रहे, मुलाकात करते रहे, उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन जो मार्जिनाइज कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे उन्होंने मुलाकात तक नहीं की, बात तक नहीं की। तो एक सेटबैक था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि लड़ाई हम जारी रखेंगे, इससे सीखेंगे और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है।
तो अच्छी मुलाकात थी, अच्छी बातचीत थी, हमारी पहली मुलाकात थी। निश्चित तौर पे एक दूसरे को जानना हमेशा आंदोलन में एक दूसरे साथी को जानना हमेशा बेहतर होता जैसे कि आप बिहार से हैं, क्या आप 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई बिहार का सेंसस पॉपुलेशन रिपोर्ट से कुछ एम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं? रिपोर्ट में स्टेट की डेमोग्राफी और रिजर्वेशन के मुतालिक सोशल ग्रुप में तफरीक के बारे में बहुत ही मालूमात जाहिर की गई है। इस डेटा से निकली एम पर्सपेक्टिव और डेटा क्या है, खास तौर पर सोशल इक्विटी को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज के हिसाब से? है। बिहार में जो हुआ, हाँ ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी है, मैं वो यूनिवर्सिटी का नाम सुन रहा था क्योंकि इसका जिक्र करना जरूरी है। ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ मैं सनी मई से मिला था। तो वो एक एड ऑन है। दूसरी चीज बिहार की बात आपने कही तो देखिए पूरे देश की माननीय कांसी राम ने सालों पहले कहा था 85-15 का नारा दे दिया था ना। तो जब समाज के बीच में जाते हैं और जिन लोगों ने भी जमीन पे काम किया उनको पता है कि एक गांव है, उसमें कितनी बस्तियां हैं, उसमें कितने लोग हैं और कौन लोग कहाँ रहे। तो माननीय कांसी राम जी ने बहुत पहले ही 85-15 का दे दिया जो कास्ट सेंसस से साबित हो। और आप भारत के किसी भी हिस्से में जाइएगा 2-4% ऊपर नीचे होगा, रिजल्ट यही आया। तो निश्चित तौर पर इसी वजह से लगातार कास्ट सेंसस को रोक के रखा गया कि आंकड़े जाहिर नहीं होने दिए गए, सामने नहीं आए, क्योंकि कास्ट सेंसस हो चुका था कांग्रेस के विजन में और वो सामने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जब जाति की बात होती है, जब मार्जिनाइज कम्युनिटी की बात होती है, जब बहुजन समाज की बात होती है, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी सरकार, इन सबका रवैया एक होता है क्योंकि पार्टियों के नाम बदलते हैं। पार्टियों में शीर्ष पे जो बैठे हुए लोग हैं उनके सरनेम नहीं बदलते, उनके सरनेम वही होते हैं, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में। वो सारे प्रकाश के लोग होते हैं और वहां उनके हित प्रभावित होते हैं कि अगर इस कमेटी की चीजें बाहर आएंगी, उनको अपना अपने नंबर्स के बारे में पता चलेगा तो आजकल आने लगा। और इसलिए देखिए आप कितनी अहमियत मार्जिनाइज पॉलिटिशियंस की, ओबीसी की कितनी अहमियत बढ़ी है पिछले तकरीबन 7-8 सालों में भारतीय राजनीति के भीतर। अगर ये तमाम आंकड़े आ जाएं देश भर के स्टेट के तो सोचिए क्या हो। निश्चित तौर पे हर जगह मैं फिर से जोड़ दूं कि 85-15 ही निकलने वाला है। 1-2% आगे पीछे चीजें हो। कैलिफोर्निया कास्ट बिल पर आपकी क्या राय है, जो कैलिफोर्निया स्टेट के दोनों हाउसेस में पास हुआ लेकिन गवर्नर न्यूसम ने इसको वीटो कर दिया? आप इस फैसले के असर को दलित के हकूक को हिफाजत के लिए यूनाइटेड स्टेट में किस तरह देखते हैं, और इस मसाइल और मामले को हल निकालने के लिए किस तरह से कदम उठाना चाहिए? आपकी इस चीज पे क्या राय है? कि उन लोगों का कहना था क्योंकि देखिए जो वहां पे उस लड़ाई को लड़ रहा है ना, वो लोग इसको इक्वलिटी लैब है ना, जो तनिमोई है और तमाम लोग और भी हैं, सिर्फ यही एक नहीं है, और भी तमाम लोग हैं अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इस लड़ाई में समर्थन दिया। आगे एक आदमी रहता है लेकिन उसको समर्थन देने वाले और लोग भी होते हैं तो लड़ाई मजबूत होती है। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और ये किस्को का मामला जिस तरीके से सामने आया और ये तमाम चीजें सामने आई, उसमें उसमें ये साबित किया कि कहा आज आप अमेरिका में चले जाए, देखिए अमेरिका हो, लंदन हो, कोई भी जगह हो, जब जिस परिवेश में भारत में लोग पले बड़े होते हैं, जिस सिस्टम में, वहां जाके भी उस सिस्टम के दिमाग से नहीं निकलते, है ना। और फिर वो सरनेम क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है, लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं और फिर उसी तरीके से सोचना शुरू करते हैं क्योंकि देखिए जगह बदलने से इंसान की फितरत नहीं बदलती, है ना। अगर एक 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 कोई अगर ठग है या फिर एक कोई गुंडा है, वो शहर बदल देगा, वो ठगी करना या फिर गुंडागर्दी करना नहीं छोड़ेगा, वो उसकी फितरत है। वो उसके वो वो वैसे ही परवरिश हुई है उसकी। तो कास्ट भी एक ऐसी ही चीज है, उसी प्रैक्टिस में लोग बड़े होते हैं और छोटा बड़ा ऊंच नीच में समझाया जाता है और वो चाहते ना चाहते हुए भी तमाम प्रोग्रेसिव होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज बनी रह जाती है। तो वहां जाकर भी वही चीजें करते हैं और इसकी वजह से ये मुद्दा सामने आया कि मिलना चाहिए। और कनाडा में मैं था तो कैलगरी में भी एक छोटा सा बिल पास हुआ था, वहां भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने की बात कही गई थी। अप्रैल में मैं कनाडा में था तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब इससे बात होने लगी है। कैलिफोर्निया एक बड़ा था
सिएटल में हुआ, मैं सिएटल भी गया था, थॉमस सावन से भी मिला, वहाँ के जो अमित कुछ से भी मिला। इन लोगों ने भी काफ़ी काम किया, लेकिन कैलिफ़ोर्निया पूरा स्टेट का मामला है, एक बड़ा मामला है। अगर कैलिफ़ोर्निया में चीज़ें होती तो उसका मैसेज बहुत बड़े लेवल पे जाता, दुनिया भर में जाता और एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक बड़ी बहस शुरू होती है अमेरिका से जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाती। शायद इस वजह से इसे जो डोमिनेंट कास्ट लोग हैं उन्होंने इसको रोका और किसी न किसी तरीके से, क्योंकि देखिए बात जब होती है तो आप किसी चीज के की डिमांड करते हैं तो उसके अपोजिशन में भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कास्ट के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये बिल बने, बहुत खींचतान एक मची, वीडियोज आए, एक तरफ यस यस के नारे लगे थे, एक तरफ नो के नारे लगे थे, एक बड़ा माहौल था। और तन्वी ने जो कहा कि उन लोगों की बातों को नहीं सुना गया और सो कॉल्ड जो प्रिविलेज सोसाइटी है उसकी बातों को सुना गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंड भी करता है। इलेक्शन है, फंड होना है, फंड की जरूरत दुनिया के हर एक पॉलिटिशियन को होती है, तो वो फंड देने वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं दबाव एक रहा जिस तरीके से खबरें निकल के आए, लेकिन जो इस लड़ाई को लड़ने वाले लोग थे उन्हें हार नहीं मानी है, और ना ही अपने कदम पीछे खींचे हैं, वो लड़ाई और मजबूती से शुरू करेंगे, ऐसा मैसेज। आपने 100 साल आप 100 साल मूक नायक अंबेडकर जर्नलिज्म इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। आपने 100 साल मूक नायक अंबेडकर जर्नलिज्म इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। क्या आप इस तरह के इवेंट्स की अहमियत और उनके दलित भोजन मसाइल में इंडियन मीडिया के रोल पर डिस्कस कर सकते हैं? इस तरह के इवेंट्स से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा होता है सोसाइटी में? हाँ, बेसिकली मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो दलित दस्तक ने ही उसको होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। और ये बात मेरे दिमाग में पिछले 5 साल से थी। 2020 में ये हुआ था, लेकिन 2015 से मेरे दिमाग में थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हर पहलू की बात होती है, लाइक वो बहुत वर्सटाइल थे, ना पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बैरिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो तमाम उनके जीवन के हिस्से रहे हैं, तो एक जर्नलिस्ट भी थे। तो एज ए जर्नलिस्ट मैं, मेरे दिमाग में ये बात थी कि मूक नायक के 100 ईयर्स होने वाले हैं और उस वक्त में हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि उनके स्टाइल से बहुत बात नहीं हुई। तो हमने दलित दस्तक में वो जिम्मेदारी समझी, हमारी टीम ने जिम्मेदारी समझी और हमने एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें भारत के तकरीबन 16 स्टेट थे, 800 लोग आए थे और दिल्ली के सबसे महंगे हॉल में हमने किया था, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, क्योंकि बाबा साहब के नाम से था। और काफी शानदार रहा था, इसमें जितने भी मैगजीन इस दौर में लोगों ने निकाली थी हमने सबको डिस्प्ले किया था, जितने भी हमें मिल पाए थे, जितने लोग भी अवेलेबल हो पाए थे जो आसानी से आ जाए एडिटर्स पे काम कर रहे थे, तो इनको हमने कॉल किया था और हम सबने मिलकर उसको सेलिब्रेट किया था बेसिकली। और हिंदुस्तान टाइम्स में उसको अच्छी से रिपोर्ट भी की थी कि हम सेलिब्रेट अम्बेडकर एज ए जर्नलिस्ट करके बहुत बड़ी सी रिपोर्ट उसने लगाई थी, जिसमें हमारे से दलित दस्तक के साथ साथ हम लोग किस तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवस को, इसके बारे में भी कहा गया था। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट था। और जिस तरीके से हमने इस पे काम करना शुरू किया, तो पिछले 6-7 महीने 8 महीने से हमने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया इस पे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत में इस डेट पे 125 जगहों पे सेम फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर एज ए जर्नलिस्ट, 100 years of अम्बेडकरी अम्बेडकरी जर्नलिज्म। तो ये बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए कि इस तरीके का इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। और निश्चित तौर पे साल दर साल इस तरह की चीजें किसी न किसी बहाने होनी जरूरी है। आज के इंडिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जैसे कि दलित और भोजन के मसाइल को डील करने में जर्नलिज्म और मीडिया के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है, और मीडिया इस मामले में तब्दीली लाने में किस तरह से अहम किरदार अदा करता है? हाँ, एक्चुअली एक कहावत है, बहुत पुरानी है, किसी ने कही है कि जो प्रसव की पीड़ा है वो सिर्फ औरत ही समझ सकती है। प्रसव मतलब जो लेबर पेन होता है जब बच्चा पैदा है, इस वक्त एक औरत को कितना दर्द होता है ये कोई भी समझ नहीं। तो जो सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये उसकी पीड़ा नहीं है, ये उसका दर्द नहीं है, ये उसका दर्द नहीं है, तो उसका बहुत इत्तेफाक भी नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है, है ना।
तो इसलिए वो इन सवालों से जुड़ नहीं पाता, इन सवालों के मसले को सोच नहीं पाता। वो सोचता है कि अच्छा किसी ने किसी को मार ही तो दिया, क्या हो गया, लड़ाई होती रहे। लेकिन जब एक डोमिनेंट आदमी एक कमजोर आदमी को मारता है, पीटता है, गालियां देता है, तो उसका जो पूरा सेल्फ रेस्पेक्ट है वो खत्म हो जाता है। और उससे क्या होता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। और उस दर्द को वही समझ सकता है जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है। तो इसलिए चूंकि वो लोग इन सवालों को, तो इस दर्द को समझते नहीं है, इसलिए वो इसके बारे में बहुत बात नहीं करते। एक दूसरी बात, जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं वो भी डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, जो इन पे अत्याचार करने वाले लोग हैं वो भी डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं। तो जब उनको लगता है कि ये हमारे ही किसी साथी ने, किसी समाज के व्यक्ति ने किए, तो उनका तरफ से झुकाव उधर हो जाता है। तो ये दूसरी बात होती है कि उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि वैसी खबरें पढ़ना कौन चाहे। जिनके साथ हो रहा है वो तो अखबार पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उनके 2-4% लोग अगर पढ़ते भी हैं तो उससे कुछ होना नहीं है। और जो लोग पढ़ते हैं, अगर बताया जाए कि वो लोग गलत कर रहे हैं, तो वो लोग पढ़ेंगे क्यों? अच्छी अच्छी चीजें दिखानी है, राजनीति की बात करनी है, तो ये तीसरी बात ये होती है, तो वो एड्रेस नहीं करता। लेकिन क्या है कि इंग्लिश जर्नलिज्म के लोग क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पढ़ के आके इंग्लिश जर्नलिज्म करते हैं, थोड़ा उनका दिमाग खुला है। वो थोड़ा न्याय अन्याय ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, क्योंकि वो मिक्स कल्चर में पढ़े होते हैं, है ना। वो जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहाँ ब्लैक टी होता है, और अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए इंग्लिश जो मीडिया है, अंग्रेजी माध्यम का जो समाचार पत्र है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो देता है। वो इन खबरों को ज्यादा तवज्जो देता है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज की जो ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको अब दबाव पड़ने लगा है, क्योंकि दलित दस्तक और तमाम अन्य लोग काम करने लगे हैं इसका। और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ये है कि अब लोग धीरे धीरे इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। पहले उनके हाथ में था, इन्होंने कहा तो लोगों ने जाना, नहीं कहा तो नहीं जाना। अब चीजें उनके हाथ से बाहर निकलती। अभी किसी घटना के बारे में कोई अखबार लिखे ना लिखे, कोई समाचार चैनल दिखाए ना दिखाए, अगर कोई घटना हुई है तो उसके बारे में पता है। क्योंकि भारत के हर हिस्से का आदमी सोशल मीडिया पे, भारत के हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर गांव का एक न एक आदमी सोशल मीडिया चलाता है। और उसको अपने अपने गांव की, अपने जिले की घटना पता होती है, तो ये खबरें वहां से निकल के आती है। तो अब चूंकि रोक नहीं सकते खबरों को आने से, इसलिए इनके ऊपर मोरल प्रेशर होता है कि इन खबरों को दिखाएं। तो अब थोड़ा सा सोशल मीडिया के प्रेशर में तो कम्युनिस्ट मीडिया चीजें दिखाने लगी हैं, लेकिन वो भी उतना ही जितना दिखा के उनका काम चल रहा है। बहुत कोई इस मामले को इश्यू नहीं बनाना चाहती है, और न्याय दिलाने के लिए ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाती। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए आवाज उठाने के लिए आप कौन से तरीकों को सबसे बेहतर समझते हैं, जिनसे कॉन्शियसनेस पैदा हो सकती है और चेंज को प्रमोट किया जा सकता है, खास तौर पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में? जैसे कि ग्लोबल दलित और बहुजन कम्युनिटीज चैलेंजेस फेस करती है, उसके बावजूद भी उनको हकूक और हिफाजत के लिए एडवोकेसी के एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, एक तो चूंकि जर्नलिज्म की बात करते हैं तो थोड़ा सा गंभीर मामला हो जाता है। और वो तो एक है जिस पे तमाम लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और इधर नए नए लोग भी जुड़े हैं इससे, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए चीजें आ रही है ना। तो जिस आदमी की पहुंच में जो है, उसके जरिए काम कर रहा है, उसको काम करना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। बस मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आप अपना कोई फाइनल मैसेज देना चाहते हैं दलित या हमारे ऑडियंस के लिए, जो बेसिकली हमारी जो ऑडियंस है वो दलित आदिवासीज हैं, और जो साउथ एशिया की मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वही है, हम्म। उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हाँ, हमें अभी एक जो चैलेंज है बेसिकली वो ये है कि देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में ब्लैक मीडिया स्टैब्लिश हो, ब्लैक न्यूज चैनल स्टैब्लिश हो, वो अभी बहुत दूर दिखता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो दलितों के लिए दलित मीडिया स्टैब्लिश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ ब्लैक एक साथ खड़े हुए हैं, सपोर्ट किया एक दूसरे को, वैसी चीजें यहाँ पे नहीं हो पा रही। जिनके पास पैसे हैं, पैसे नहीं निकालना चाहते। मीडिया एक बड़ी चीज, तो बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के वो स्टैब्लिश नहीं हो सकती है।
ये एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से साउथ एशिया के मार्जिनलाइज अपनी बातों को कहने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, कोई बड़ा न्यूज चैनल तैयार करते हैं, एक बड़ा डेली न्यूज़पेपर तैयार करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जैसे साउथ एशिया की बात करते हैं तो भारत और चाइना जैसे देश लीड करते हैं, लेकिन चाइना चाइना एक अलग दुनिया है। लेकिन जब हम भारत, पाकिस्तान और अगल-बगल के हिस्सों की बात करते हैं तो हाँ, यहाँ जो मार्जिनलाइज़ सेक्शन है, जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, उनको सोचना होगा कि आखिर वो लोग क्यों नहीं अपना मीडिया खड़ा कर पा रहे हैं। जिस क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप बहुत मजबूती से इम्पैक्टफुल अपनी बात नहीं कह सकते। तो ये बड़ी चुनौती है और तमाम लोग निकल के सामने आए हैं जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो मार्जिनलाइज़ सेक्शन के लोग हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि वो अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं। अगर कोई बड़ा फाइनेंसर आता है सामने इस सोसाइटी का जो पैसे लगाने को तैयार है, तो निश्चित तौर पे काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक बड़ा चैनल 24 घंटे का, एक डेली न्यूज़पेपर, एक बेहतरीन मंथली मैगज़ीन या फिर वीकली मैगज़ीन तैयार की जा सकती है, वेबसाइट्स है, जो बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। इस बारे में हमें सोचना होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है मार्जिनलाइज़ सेक्शन के सामने, चाहे भारत की बात करें या फिर साउथ एशिया की। Thank you very much, Ashok जी। It is really a pleasure to having you on this platform. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया।